हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 यानी कि हमारा माल विक्रय अनुबंध 1930 जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी सेक्शन है 76 to 123। आज का हमारा जो सेल ऑफ गुड एक्ट का हमने एक टॉपिक करंट उठाया है वो है हमारा कंडीशन एंड वारंटीज। इसका कुछ टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएशन इन एम्पाइल्ड कंडीशन एंड वारंटीज, कि वारंटी और हमारे जो कंडीशंस हैं माल विक्रय अनुबंध में गर्भित शर्तें क्या क्या हैं उनके बारे में बात करना। तो सबसे पहले हम शर्तें जो देख लेते हैं वो है हमारी कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह का कोई ऑपोजिशन नहीं चल रहा है तो हमेशा दो कंडीशन फिक्स मानी जाती है। यानी कि सबसे पहली कंडीशन होती है सेल्स की, सेकंड कंडीशन होती है हमारी एग्रीमेंट टू सेल। ये दोनों ही सेल्स क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ये दोनों ही चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो चलिए, सेल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक सेलर को ये राइट होता है कि वो अपने गुड्स को सेल कर सकता है, क्लियर है। और सेल टू एग्रीमेंट की कंडीशन में जो गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर है वो उस समय होगा जब सेल्स ने ओरिजिनल उसको सेल कर दिया है। एग्रीमेंट टू सेल में कब होगा इसका ओनरशिप का ट्रांसफर इस एग्रीमेंट का, जब उसने ओरिजिनली इस फॉर्म में इसको भेज दिया है। क्लियर है यहाँ पर। यानी कि जब हम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक इम्पाइल्ड कंडीशन ये भी होती है कि सेलर को अपने गुड्स को बेचने का राइट होता है। किसी भी बायर को अपने सेलर से ये वो पूछने की जरूरत नहीं होती है कि वह क्या उसके गुड्स को बेच सकता है। सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर दो पार्टीज होती है, एक होती है सेलर, एक होती है हमारी बायर। बायर को किसी भी तरह का कोई राइट नहीं है कि वो सेलर को ये पूछे कि ये जो तुम्हारी गुड्स है, जो उसके अंडर में जो भी गुड्स बनी हुई है वो गुड्स का ओनर है या नहीं, या फिर वो गुड्स को सेल कर पाएगा या नहीं, ये कभी भी वो नहीं पूछ सकता। वह बिना पूछे इस बात पर यकीन कर लेता है कि वह उस माल को बेचने का अधिकार रखता है। यानी कि अगर सेलर अगर किसी गुड्स को बेच रहा है तो बायर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायर ये सोच सकता है कि जो सेलर गुड्स बेच रहा है उसकी ओनरशिप भी उसी सेलर की है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें अगर, तो एग्जांपल में देखिए, जैसे जस्ट एक फॉर्मेट में बाय लैंग्वेज में आपको इसमें जस्ट एग्जांपल बताती हूं कि जैसे एक अंता ने, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं हमारे ए ने, ठीक है, ए ने बी को एक चुराई हुई कार बेच दी। किसको बेची? बी को, ठीक है, यानी यहां पर सेल की उसने, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसका जो ओरिजिनल जो ओनर था, इसके पास जो गाड़ी थी, जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, यहां पर ये गाड़ी है हमारी। इस गाड़ी को इसका ओरिजिनल ओनर जो है, वो ओरिजिनल ओनर कौन हुआ, यहां पर हम मान लेते हैं हमारा सी ओरिजिनल ओनर है। तो जब सी से ए ने चुरा ली और ए ने उस गाड़ी को किसको बेच दिया? बी को। तो यहां पर कुछ टाइम के बाद ये जो सी है वो बी के पास आकर अपनी जो ओरिजिनल गाड़ी है वो मांगता है। यानी कि बी ने तो इस ए को पैसा दिया जब ए ने इसको सेल की। मान लो कि ये गाड़ी 1 लाख रुपए की है, तो यहां पर सी क्लेम कर सकता है बी को अपनी गाड़ी के लिए और कह सकता है कि वह अपनी जिसने 1 लाख रुपए में तुमने ए से जो गाड़ी खरीदी है वह मेरी यानी सी की गाड़ी है, तो सी उससे मांग सकता है और वो गाड़ी लेने का राइट रखता है। अब बचा बी हमारा। बी के पास क्या राइट है हमारे, कि बी ए के पास जाकर अपना 1 लाख रुपए वापस लाने का राइट रखता है, क्योंकि यहां पर बी को ये राइट इस बेस पर मिला हुआ था। बी ने ए को 1 लाख रुपए किस बेस पर दिया था कि उसने वो गाड़ी सेल की, पर जब गाड़ी ही नहीं रही है तो बी के पास किसी भी तरह का कोई राइट नहीं बचता है। तो यहां पर बी किससे पैसे लेगा वापस? 1 लाख ए से, और ओरिजिनल गाड़ी किसकी थी? सी की, यानी सी किससे गाड़ी लेगा? बी से। तो क्लियर है, यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि कंडीशन ऑफ टाइटल, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो बेचने वाला हो वो ही हमारा ओनर हो।
तो यहाँ पर जिसका जो ओरिजिनल ओनर है उसी को राइट होता है कि वो अपनी गुड्स को किसी को सेल कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन आपको समझ आई कि हमारे टाइटल कैसे, टाइटल की कंडीशन। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन है हमारी कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी गुड्स को सेल करते हैं, हाँ इसका ये चलिए, जब हम अपनी गुड्स को सेल करते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जो गुड्स हमने डिलीवर किया है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसका सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन है हमारा 15, ठीक है। देखिए कि जिस तरह से हमने किसी सेलर ने अपनी जो भी गुड्स है उनके फीचर्स का जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया, यानी जिस बेस पर उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है उसी बेस पर क्या करना है, उनको सेल करना है, ठीक है। यानी कि जैसे फिजिकल अपीयरेंस हो गया, जैसे उसकी कैटेगरी हो गई, ठीक है, जैसे आपका ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सारी चीजें एक अगर किसी गुड्स में अगर बायर ने पहले से ही डिमांड करके रखी है या पहले से ही डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, सेलर को सेल करना चाहिए। जैसे हमारी हम देख लेते हैं बासमती चावल, बासमती राइस, ठीक है। तो बासमती राइस अगर दावत के कहा है तो हमको उसी ब्रांड की चाहिए, यानी यानी हम यहाँ पर कौन है, हमारा मतलब है बायर। तो बायर ने अगर स्पेसिफाइड किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड का नाम दे रखा है तो उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपनी जो भी ये दे रखी है उनको डिटेल करना है। थर्ड कंडीशन आती है हमारी कंडीशन एज टू सैंपल। थर्ड कंडीशन है हमारी कंडीशन एज टू द सैंपल। सैंपल के अकॉर्डिंग होनी जरूरी है। देखिए सैंपल के अकॉर्डिंग कैसे, सबसे पहले कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी इंपाइल्ड या एक्सप्रेस कंडीशन ये कहती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो गुड्स का जो आपको सैंपल दिखाया जाता है, सैंपल के बेस पर ही गुड्स को बेचा जाता है यूजुअली। तो सैंपल जो दिखाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, डिलीवरी चाहिए उस गुड्स की। देखो सबसे पहला कि सैंपल जैसा है उसके फीचर्स भी उस गुड्स में वैसे ही होने चाहिए, सबसे पहली डिमांड हमारी। सेकेंड है कि जैसा सैंपल के पास हमारे जो जो अपॉर्चुनिटीज थी उन सबको हम ग्रैब कर सकते थे वैसा यहाँ पर भी होना चाहिए। फिर थर्ड है कि ऐसा कोई डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए जो हमारे सैंपल में नहीं था और ओरिजिनल प्रोडक्ट में आ गया। क्लियर है, यहाँ पर समझ आई बात आपको यहाँ पर। चले आगे, अब बात करते हैं हमारी फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन कहती है हमको कि जो आपका कंडीशन है फोर्थ, वो है कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। हमारे कंडीशन फोर्थ जो है वो कहती है कि आपका गुड्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन और आपके सैंपल दोनों के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो डिस्क्रिप्शन और सैंपल के बेस पर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर डिस्क्रिप्शन और सैंपल के बेस पर दे रखा है, इन शॉर्ट हमारा गुड्स सही है, हमारा प्रोडक्ट हमको सही मिला है। जैसे कैसे डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों एक साथ आते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ए ने कहा कि 10 kg मुझे बासमती दावत स्पेसिफिक नाम दे रखा है, ठीक है, दावत राइस, ठीक है। ये तो क्या था हमारा डिस्क्रिप्शन। उसी के अकॉर्डिंग ए जब बासमती दावत राइस खरीदने जाता है तब बी यानी सेलर हमारा, ठीक है, ये है हमारा बायर,
ये है हमारा सेलर। तो बी उसी टाइम उसको वो सैंपल दिखाता है जैसा उसने बासमती राइस देने का प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन तो ये होना चाहिए और हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, दिस वन। क्लियर है यहाँ पर? तो दोनों चीजें यहाँ पर आ सकती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारी, नेक्स्ट है इम्पाइल्ड कंडीशन एज टू क्वालिटी। इम्पाइल्ड कंडीशन एज टू द क्वालिटी, यानी हम यहां कह सकते हैं कि किस्म की गर्भित शर्त, कि जब हम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में ये कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमने जैसी क्वालिटी बताई है वैसी क्वालिटी एक सेलर ने हमको सेल की है या नहीं। यानी कि बायर ने सेलर को अगर क्लियर वर्ड्स में या क्लियर कंडीशन में बोल रखा है कि उसके कौन कौन सी कंडीशन होगी, उसका ऑब्जेक्ट अगर उसने बता दिया है तो ठीक है, तो हम एक सेलर ये बता सकता है कि उसको क्वालिटी कैसी चाहिए। फिर है कि अगर उसने सिलेक्शन कर लिया है उसकी गुड्स का तो ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। थर्ड आता है हमारा कि अगर उसने, यदि अगर सेलर जनरली उस तरह के ही गुड्स में डील करता है जिस तरह के सेलर को कैजुअल जो डीलर से खरीदता है, अगर वो शर्तें वहां पर लागू नहीं होती है। जैसे जनरली अगर ए, जस्ट एग्जांपल समझ लीजिए, ए हमारा सेलर है, ए सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक एक्स नाम की ब्रांड के ही क्या करता है, प्रोडक्ट गुड्स सेल करता है। तो यहां पर अगर बायर को, मान लीजिए बायर है हमारा बी, अगर बायर को जेड नामक जो ब्रांड है, यानी जेड नामक जो ब्रांड दे रखी है, अगर उसके गुड्स चाहिए तो वो पर्टिकुलर यहाँ पर पहले स्पेसिफाई कर सकता है ताकि हमारा सेलर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर सके। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ आई? चले आगे। अब बात करते हैं हमारी, इसी के अंदर हम बात करते हैं मर्केंटाइल, चलो नेक्स्ट में ही बात कर लेते हैं मर्केंटाइल गुड्स की। तो चलिए, सिक्स्थ है हमारी कंडीशन एज टू merchantability ऑफ गुड्स। चलिए देखिए होती क्या है, व्यापार योग्यता संबंधित शर्त। जब गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उस पर्सन को बेचा जाता है जो उस डिस्क्रिप्शन पर गुड्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करता है, या जरूरी नहीं है कि वो प्रोड्यूसर या आपका प्रोड्यूसर ही हो। तो इस तरह से अगर जनरल देखो तो अगर हम उन सारी शर्तों को इंक्लूड करते हैं इसमें, जैसे सबसे पहला अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। सेकेंड बात करते हैं कि जब हम माल उस व्यक्ति से क्रय किया जाता है जो सामान्यतः उस माल को व्यापार करता हो, यानी हमने उसी बंदे से परचेज किया है ना, सेलर हमारा वही है जो जनरली सेल करता है। ठीक है। थर्ड है हमारी कि हम जो सेलर है उस पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, यानी ट्रस्टवर्दी है या नहीं हमारा। क्लियर है। फिर आता है हमारा कि किसी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के अंडर हमने सेलिंग परचेजिंग की है या नहीं। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है। फिर देखिए अब बात करते हैं कि मर्केंटेबल क्वालिटी होती क्या है। किसी ऐसे माल से है जिसे उस उद्देश्य या कार्य के लिए उपयोग किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए एक सामान्य बुद्धि व्यक्ति द्वारा सामान्य क्रय किया जाता है, यानी कि व्यापार योग्य। जैसे अगर किसी भी तरह से कोई भी सेल करने के ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी काम किया जाता है या उसके लिए ऐसी गुड्स
जिसके ऑब्जेक्ट के लिए या काम के लिए उपयोग किया जाता है, वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए एक जनरल जो इंसान जिस तरह का दिमाग चलाता है उसी तरह से वो क्रय करता है, तो वो हम ये मानेंगे कि वह माल जो है वो मर्केंटेबल गुड्स नहीं आता है। यानी कि हमारा जैसे हमको एक कस्टमर को यूज करना है अपनी गुड्स को, तो वो यूज करने के लिए खरीदता है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उसने मर्केंटेबल गुड्स को खरीदा है। हम यहाँ पर जनरल गुड्स की भी बात कर सकते हैं। जब तक वो हमको स्पेसिफाई नहीं कर देता कि हमको व्यापार के लिए गुड्स चाहिए, तब तक हम उसको जनरल गुड्स ही प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर अजय जो है वो विजय को एक अच्छी किस्म की मूंग दाल खरीदने का ऑर्डर करता है। क्या करता है अजय? जस्ट एग्जाम्पल देखिएगा, अजय क्या करता है यहाँ पर? ऑर्डर करता है। किसको? विजय को। क्या ऑर्डर करता है? चलो मान लो दाल को, ठीक है। यहाँ पर तो विजय ने दाल ट्रक से लदवा दी, तब बरसात हो रही थी। यानी विजय ने जब अपना लोड करवाया तो बारिश हो रही थी, ठीक है। इसके कारण क्या हो गई? दाल खराब होने लगी, थोड़ी थोड़ी सी खराब होने लगी। क्लियर है? यहाँ पर दाल खराब हो रही थी। ऐसे में अजय ने उस दाल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अजय ने डिनाई कर दिया कि हम ऐसी खराब हुई दाल को नहीं खरीदेंगे। क्लियर है? तो उस वजह से अथवा विजय से कंपेंसेशन मांगा, क्योंकि उस दाल को बाजार में पूरे मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता अथवा कुछ छूट या कम मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपनी जो भी ये विजय ने जो दाल बेची है, वो अजय कहता है कि अगर तुम मुझे कंपेंसेशन दे देते हो तब तो ठीक है, क्योंकि तुम अगर कंपेंसेशन नहीं दोगे तो मैं अपनी भरपाई कहाँ से करूँगा? मैंने तो जो तुमको ऑर्डर या जो पैसा दिया है उस बेस पर मुझे कहीं पर भी अब ये दाल मार्केट प्राइस से कम में बेचनी होगी, यानी एट डिस्काउंट प्राइस पर मुझे ये सेल करनी होगी। तो उस कंडीशन में तुम्हें मुझे कंपेंसेट करना होगा। तो ये होती है हमारी मर्केंटेबल, ठीक है। चले आगे। अब देखते हैं हमारे कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी कंडीशन as to the wholesomeness of the goods, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कि इस एम्पाइल कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया गया है कि आपके कोर्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम ये मानेंगे कि वो सारे ईडेबल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी एप्लीकेबल है। कौन से प्रोडक्ट? ईडेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन पर भी एप्लीकेबल है। खाने योग्य खाद्य पदार्थ, ठीक है। यहां पर फिर देखिए, जैसे हमारा एक जो ए पर्सन है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूं। ए जो है वो हमारा मिल्क का काम है उसका, यानी दूध बेचता है। बी अपनी दूध खरीदने के लिए ए के पास जाता है, यानी ये बायर है, ये हमारा सेलर है, ठीक है। उस दूध में जब वो जो बी खरीदने जाता है, वो दूध जो है वो सही दूध नहीं होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से इसकी वाइफ जो है, यानी बी की वाइफ जेड की डेथ हो जाती है, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि उसने जो बैक्टीरिया वाला दूध था वो पी लिया था। तो यहाँ जो ए है वो बी को कंपेंसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बी उस दूध का यूज कर रहा था जो हार्मफुल था। क्लियर है? समझ आई बात यहाँ पर? तो कंपेंसेट कौन किसको करेगा? ए करेगा किसको? बी को। क्लियर है? बात समझ आई आपको? चले आगे। अब बात करते हैं हम हमारी लास्ट कंडीशन की, कंडीशन बाय यूजेस ऑफ ट्रेड्स। कंडीशन बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं, हम बात करते हैं कि किसी भी विक्रय अनुबंध यानी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर ट्रेड के यूजेस के अकॉर्डिंग किसी भी क्वालिटी या फिर उसकी जो भी यूजेबिलिटी कंडीशन हो सकती है, इसकी सेक्शन दे रखी है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3।
क्लियर है? यहाँ पर यहाँ ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर बात करें कि ऐसी कोई भी जहां व्यापारिक परंपरा के अनुसार कुछ शर्तें विक्रेता को पूरी करनी होगी, जैसे क्रेता सावधान रहो नियम यहाँ लागू नहीं है, किंतु ये बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई रीति परंपरा अनुचित हो तो उसका पालन करना बहुत जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले कि एक राम जो है, जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। राम जो है वो एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं पेन का व्यापारी है। उसके यहां पर क्या बनती है? पेन। ठीक है, एक सेकेंड, पेन बनती है। उसने अपनी पेन को बनाने के लिए यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है 1000 पेन खरीदने के लिए। पेन खरीदने जाता है, यानी राम यहां पर बायर है। ठीक है, ये हमारी कंपनी है जो सेलर है। ठीक है, अब देखिए कि वह पेन किसी और ब्रांड की नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी से जो स्पेसिफिक ब्रांड मांगी है उसी में वो बिजनेस करेगा। जैसे कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्डेक्स पेन बनाने का काम करती है। मान लो कंपनी सिर्फ और सिर्फ गोल्डेक्स पेन बनाने का काम करती है, तो राम उस कंपनी के पास जाकर किसी और ब्रांड की पेन को नहीं मांग सकता, क्योंकि उस कंपनी के द्वारा कौन सी पेन बनाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ गोल्डेक्स। तो यहाँ पर राम और कंपनी के बीच में कौन सी पेन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? गोल्डेक्स। बात समझ आई? यानी कि उसके बेचने की जो रीति है, जो व्यापारिक प्रथा है, उसी के अकॉर्डिंग वो बेचेगा। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ आई आपको? तो ये थी हमारी इंपाइल्ड कंडीशन, जनरल जो शॉर्ट, जो बहुत ही इजी सी कंडीशन थी वो सारी। ठीक है, तो सबसे पहली थी हमारी कंडीशन एज टू द टाइटल, सेकेंड हमारी कंडीशन थी एज टू द डिस्क्रिप्शन, थर्ड थी हमारी एज टू द सैंपल, फोर्थ थी हमारी कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द सैंपल, फिफ्थ थी हमारी इंपाइल्ड कंडीशन एज टू क्वालिटी, सिक्स्थ थी condition as to merchantability of the goods, seventh थी condition as to wholesomeness of the goods, and eighth and last one is condition by uses of trades. Is that clear? इसके आगे का जो पोर्शन है वारंटी एंड कंडीशन में, इम्पाइल्ड वारंटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।